हेलो नमस्कार बच्चों। हम लोग क्लास टेंथ की राजनीतिक विज्ञान में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। और वहाँ से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो क्लास टेंथ की राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक विज्ञान, ये जो है क्लास नाइन्थ का ही एक दूसरा भाग है, ठीक है। क्लास नाइन्थ का ही दूसरा भाग है क्लास टेंथ वाली राजनीतिक विज्ञान। जैसे कि आप लोग राजनीतिक विज्ञान को जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है इसको समझना है। राजनीति का मतलब देखिए, राज्य का मतलब होता है संविधान की भाषा में देश, ठीक है। राज्य का मतलब राज्य नहीं समझिए, जैसे हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं, वो राज्य तो स्टेट हैं। यहाँ राज्य का मतलब हो जाता है पूरे भारत। इसका मतलब पूरे भारतवर्ष की राजनीतिक भूभाग जहाँ तक विस्तार है, इसको हम लोग राज्य कह सकते हैं। ये राज्य है, देश। और इसकी नीति, ठीक है, राज्य की नीति। और नीति का मतलब ये, ठीक, ये नीति यहाँ पे हम लोग एथिक्स कह सकते हैं। राज्य की एथिक्स मतलब देश की एथिक्स क्या है, देश की नीति क्या है। यहाँ नीति का मतलब एथिक्स है। इसकी पर्याय में पॉलिसी भी कह सकते हैं। मतलब एक राज्य किस तरह का आचरण करता है, किस तरह का बिहेव करता है, ये आचरण और इनके जितने भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन सब का संयुक्त नाम क्या है, राजनीति। देखिए, राजनीति शब्द का आप लोग या हम लोग गांव घर में सुनते ही हैं कि मान लीजिए कि कोई चौराहा है, ठीक है, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ आसपास मेज लगा होता है, मेज में लोग बैठे होते हैं और गपशप करते हैं। चाय बन रहा होता दुकान में, चाय पीते हैं और गपसड़का मारते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राजनीति की विषय पे बातचीत कर रहा हो। इस अर्थ में हम बता रहे हैं राज्य की नीति, राज्य की एथिक्स। और एथिक्स का मतलब होता है व्यवहार, मोरालिटी, नैतिकता। तो ये नैतिकता के बारे में बातें कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है, हो सके ये कुछ और ही बातें कर रहे हों और उनका नाम राजनीति कह रहा हो। जैसे चाय पानी पी रहे चौराहे पर जो लोग हैं, उनसे आप सुन लीजिएगा कि उसने राजनीति किया, उसने गंदी राजनीति किया, उसने अच्छी राजनीति किया, तो उनके लिए अलग राजनीति है। लेकिन हम लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लिए बिल्कुल ही अलग राजनीति है। असल में सबके लिए राजनीति का अर्थ अलग ही है, लेकिन विद्यार्थी को पता होता है कि राजनीति का ठीक ठीक अर्थ क्या है, ठीक ठीक शब्द क्या है, उसका क्या मायने हैं, क्या उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये तो इनको पता नहीं होगा ना, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप सुने होंगे कि ये लोग सरकार की आलोचना करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करते हैं, उसने ये किया, इसने ये किया, ये पार्टी वहाँ चले गए, वो पार्टी यहाँ चले आए, अरे वो तो गंदा है, वो तो, ये तो सही है। लेकिन देखिए, हम लोग विद्यार्थी होने के नाते इन सब चीज़ों से परे होकर के बात करना होगा। और जो एसेंस है, इसकी जो निचोड़ है राजनीति विज्ञान की, वो हमें प्राप्त करना होगा, हमें इन सब से हट के रहना होगा। तो राजनीतिक विज्ञान, राजनीति का मतलब राज्य की नीति, राज्य की पॉलिसी। अब राज्य का मतलब समझिए, जैसे कि जब भारत की हम बात करते हैं, है ना, तो ये भारतीय भूभाग हो गए ना। ये भारतीय भूभाग हो गए। ये एक तरह का राज्य है। क्या है ये, राज्य है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें 28 राज्य है, इसमें 9 यूटी भी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 28 राज्य है, 9 यूटी है। पूरे भारत की यानी कि पूरे देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। ये है वर्तमान दशा। लेकिन जहाँ राज्य की बात बोलेंगे हम, तो संविधान की भाषा में या राजनीति की भाषा में पूरे भारत आ जाता है, हर कोने तक आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम बोलें
उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक आ जाता है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक आ जाता है। ये पूरे राज्य कहलाएंगे। भारत के बारे में तो परिचित ही होंगे आप। आज हमें समझना है राजनीतिक विज्ञान में कैसे इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सत्ता का कैसे उपाय किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान की जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सत्ता का बंटवारा। ठीक है, क्या नाम है? सत्ता का बंटवारा। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना, पावर को दान देना, बांट देना। अब यहाँ पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है। सत्ता का मतलब होता है शक्ति, पावर। नहीं बोलते हैं कि मोदी हमारे देश के जो पीएम हैं वो 2 बार पूर्णतः सत्ता को प्राप्त होने जा रहे हैं। मतलब 2014 में एक बार जब इलेक्शन हुआ तो वो जीते, फिर 2019 में इलेक्शन हुआ तो फिर वो जीते, अब 2024 में इलेक्शन होगा, हो सके पूर्ण संभावना हो कि वही जीते। तो 2 बार तो पूर्णतः रहने जा रहे हैं, तीसरा बार हो भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है, जीत भी सकता है, वो देखा जाएगा। लेकिन वो सत्ता में 2 कार्यकाल तक रहे, मतलब 10 साल तक पूर्ण होने जा रहे हैं, इतना मान के चलना होगा। तो सत्ता वो शक्ति हो गया, लेकिन शक्ति को बांट दिए, उसने शेयर कर दिए शक्ति को। आप देखें कि सारी शक्ति क्या मोदी जी के पास है? नहीं है। हमारे पीएम के पास सारी शक्ति नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक व्यक्ति सारी शक्ति को कैसे संचालन कर पाएगा, वो चीज़ों को संभाल कैसे पाएंगे? एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत बड़ी बोझ बन जाएगी इतनी बड़ी शक्ति। और वैसे भी मेरा देश जो है विविधताओं का देश है, भारत बहुत डाइवर्सिटी कंट्री है। यहाँ बोलते हैं कि कदम कदम पे चीज़ें बदलते रहती है। एक कोस पे यहाँ बोलते हैं कि जल बदलता है, तो दूसरे कोस पे थल बदलता है। यहाँ बोलते हैं कि हर एक कुआं का पानी बिल्कुल उनकी टेस्ट अलग अलग होती है। अगर आप किसी एक भूभाग में रह रहे हैं तो उसकी हवा पानी अलग है, बिल्कुल दूसरे भूभाग एक कोस दूर जाइएगा तो बिल्कुल दूसरे भूभाग की हवा पानी एकदम अलग अलग है। तो यहाँ पे इतनी विविधताएं हैं भारत में, तो इतनी बड़ी विविधता वाले कंट्री में कोई एक व्यक्ति पावर को इकट्ठा नहीं रख सकता है, उसे पावर को शेयर करना ही पड़ेगा, पावर को किसी को देना ही पड़ेगा कि लीजिए भैया इतना शक्ति आप संभालिए, इतना शक्ति मैं संभालता हूँ, ये पावर को हम शेयर कर दिए। ठीक है, पावर को शेयर कर दिए, शक्ति को शेयर कर दिए। जैसे आप ही देखिए ना, मान लीजिए कि आपके घर में जो भी गार्जियन है, माता पिता हैं, क्या वो सब कोई काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उनका आप हाथ बटाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, हर मामले में उन्हें हेल्प करते हैं, तो आप पावर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ तो वो नहीं कर सकते, इसलिए जब भी देश का प्रतिनिधि होता है वो सब कुछ नहीं कर सकता। तो पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है। तो ये तो रही बात नेताओं में पावर शेयरिंग की, मिनिस्ट्री में पावर शेयरिंग की, लेकिन हमें समझना है कि राज्य में पावर शेयरिंग कैसे होता है और कई तरीके से होता है। तो वो कैसे होता है, इससे पहले थोड़ा 2 देश का एग्जाम्पल समझें, इसके बाद पावर शेयरिंग में फिर आएंगे। ठीक है, इस जो किताब है सत्ता का बंटवारा में, इसमें 2 देश का जिक्र किया है। 2 देशों के बारे में हम लोग अभी समझते हैं। देखिए, पहला, इसमें से पहला जो देश है उसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम, देखिए बेल्जियम जो है वो एक यूरोपीय देश है। ठीक है, यूरोपीय देश है। अब जानते हैं हमारे जितने महादेश हैं, एशिया, अफ्रीका, है ना, वैसे ही यूरोप भी एक महादेश है। तो इन्हीं महादेश में से एक हिस्सा है इसका बेल्जियम। इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है।
ठीक ठीक इसके मैप को देखिए, मानचित्र को देखिए, ऐसे मानचित्र है इसकी, इतनी अच्छी तो नहीं बनाया गया लेकिन ऐसे है। इसके ठीक एकदम बीच वाले हिस्से में राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, ये ब्रुसेल्स राजधानी है। अगर हम इसको दो हिस्सा करें तो ये जो एरिया पड़ता है, ठीक है, इस एरिया में 59% यानी कि 59% आबादी है, और ये आबादी है एक सिंगल भाषा बोलने वाला, डच। ये डच भाषा बोलते हैं। अब समझिए, ब्रुसेल्स ये बेल्जियम है। बेल्जियम के जो उत्तरी हिस्सा है, इसमें जो लोग हैं वो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 59% है। और ये जो हिस्सा है नीचे वाले यानी कि दक्षिण का हिस्सा, इसमें 40% लोग आते हैं, 40% लोग आते हैं, और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा चिन्ह करते हैं, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कितने परसेंट हैं? 40% लोग हैं फ्रेंच भाषी बोलने वाला। भाषा को लेके भी बहुत बड़ी बदलाव होती है, आप समझ रहे हैं ना, भाषा कितनी बड़ी रोल निभाता है। कभी कभी एज्यूम करना, कभी कभी गौर करना कि भाषा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मान लीजिए, थोड़ी सी एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप रास्ते में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में जो पहले डिब्बे हैं, इस डिब्बे में हर कोई तमिल भाषा बोलता है। ठीक है, और आप इस डिब्बे में चढ़ गए हैं, तो जैसे आप चढ़ेंगे तो आपको एक बेगानापन का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे साथ कोई है भी या नहीं भी। लेकिन इसी डब्बे में मान लीजिए कि सब कोई तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, और एक व्यक्ति हैं जो आपकी भाषा को बोलता हो, समझता हो, तो आप तुरंत इससे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि आकस्मिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इनसे संपर्क बना पाएंगे, इनसे बातचीत कर पाएंगे, अपने विचारों को संप्रेषण दे पाएंगे, भावनाओं को शेयर कर पाएंगे। तो भाषा की इतनी बड़ी रोल है। अब मान लीजिए कि ये तो ट्रेन की डिब्बे थी, पूरी छोटी सी सोसाइटी थी, लेकिन जब बड़े सोसाइटी में कोई जाता है तो वहाँ भी इस तरह की सुविधाओं असुविधाओं का सामना करना होता है। वैसे ही भाषाओं को लेकर के दिक्कतें होती है, फिर राजकीय कार्य में भी दिक्कतें होती है। ये रहा फिलहाल बेल्जियम की दशा। और देखिए, जो शेष 1% लोग हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 59% डच आ गया, 40% फ्रेंच आ गया, तो 99 तो हो ही गया ना, तो एक बच गया। तो जो 1% लोग हैं, इसमें जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। चीज़ों को समझना, बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स जो है वो छोटी सी दिखाई दे रहा है, ये राजधानी है। राजधानी का मतलब होता है पूरे देश का संचालन किसी एक बिंदु से हो, जहाँ जहाँ देश के प्रतिनिधि बैठते हों, जहाँ मुख्य व्यवस्थापिका बैठते हों, जहाँ जहाँ से पूरे सिस्टम चलाया जाता हो, उसको राजधानी कहा गया है। जैसे हमारा दिल्ली देखिए, संसद भवन वहीं पे है, तो राजधानी है। दिल्ली, भोपाल राजधानी तो नहीं है ना, दिल्ली बनाया गया है। इसके पीछे कुछ मंशा है, कुछ सोच समझ है, तब जाके वहाँ बनाया गया है। फिलहाल तो यहाँ पे गौर करिए, ये ब्रुसेल्स है। तो पूरे बेल्जियम में 59% डच भाषी बोलने वाले हैं, ये डच भाषा बोलता है, और 40% फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच बोलता है ये। 1% जर्मन भाषी हैं, जर्मन बोलता है ये। अच्छा, इसकी राजधानी को, एक काम करते हैं, राजधानी को उठा के यहाँ ले आते हैं। मान लीजिए कि ये राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी इस तरह की दिक्कतें, माने विविधताएं पाई गई है। देखने में क्या देखने में पाई गई, देखिए यहाँ फ्रेंच भाषा जो है बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, 80% है, ये फ्रेंच बोलता है। जबकि पूरे बेल्जियम में 40% फ्रेंच बोलता है। इतनी कम, पूरे बेल्जियम में कम है, विस्तार
के अनुसार देखें तो बेल्जियम देश के भूभाग में कम है, जबकि राजधानी में इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। और जो डच भाषा लोग बोलने वाले हैं उसकी जनसंख्या 20% के आसपास है। कहाँ? राजधानी में, ब्रुसेल्स में। अगर तुलना करें तो ये छिटपुट कुछ होगा, 20% है, ये है 20%। बाकी जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो है 80%। अब ये बात समझिए कि राजधानी में रहता कौन है, यहाँ पे थोड़ा समझना है, रुक के समझना है, क्योंकि विद्यार्थी रुक के समझने की थोड़ी साहस होनी चाहिए, थोड़ी व्यवहार भी होनी चाहिए कि रुक के समझे कि ये क्या बता रहा है, कुछ तो बता रहा है ना। चूँकि इतनी बड़ी किताब लिखी गई है, एनसीईआरटी लिखी गई है। एनसीईआरटी किताब खुद अपने आप में बहुत बड़ी मायने हैं। पूरे भारत के जो विद्वान हैं इस किताब को लिखने में शामिल होते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े ऑथर इसमें आते हैं और लिखते हैं आपका किताब। ये पतली सी किताब आपका लिखा गया, इसमें बहुत लोगों की दिमाग लगी है, बहुत लोगों की समझदारी शामिल है, तब जाके इस किताब में एक एक शब्द को आंका गया है, आकलन करके लिखा गया है। आपके लिए लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखा होगा, कुछ न कुछ तो इसकी विशेषताएं हैं, बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। ये आप तब समझेंगे इन विशेषताओं को जब आप उच्च कक्षाओं की तैयारी करेंगे, उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब एनसीईआरटी की क्या भूमिका है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी के बारे में जागरूकता बढ़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि इन सब पुस्तकों में इनकी क्या विशेषताएं हैं, कितनी बड़ी भूमिका है, रोल है। आप सोचिए थोड़ा कि राजधानी में फ्रेंच भाषी की पकड़ क्यों है। देखिए बात क्या है, क्योंकि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, फ्रेंच भाषी लोग इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। फ्रेंच भाषी लोग की पकड़ ज़्यादा है। क्या पकड़ है? इसकी आर्थिक पकड़ है, आर्थिक गतिविधि में इसकी जगह है, इसकी पकड़ है। फैक्ट्री इसके पास है, इसके पास कारखाने हैं, इसके पास ज़मीन जायदाद है, इसके पास उत्पाद होने की व्यवस्था है, इसके पास बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी व्हीकल है। देखिए इसके पास समृद्धि है, इसके पास बैंक बैलेंस है, यानी कि वित्त इसके पास है, वित्तीय व्यवस्था इसके पास है, व्यापार में इसकी पकड़ है, प्रॉपर्टीज संपदा में, जायदाद में इसकी पकड़ है। पूरे बेल्जियम में जनसंख्या इसकी कम हो सकता है, लेकिन राजधानी में इसकी पकड़ है, इसलिए राजधानी में ये काबिज हैं, बड़ी संख्या में ये हैं। ठीक है। और डच जो 59% है, ये पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, लेकिन राजधानी में कम है। क्यों? क्योंकि इनके पास उतनी क्षमता नहीं है, इनके पास आर्थिक समृद्धि, वित्तीय व्यवस्था, व्यापार या जगह जमीन जायदाद की संपदा नहीं है बहुत कम मात्रा में है, संतुलित मात्रा में है। ये तो हर देश की दशा है, हर देश में ऐसा होता है। इसको दो हिस्सा करके देखें तो पता चलेगा कि ये हर देश में है। देखिए आप दो तरह के वर्ग का नाम सुने होंगे, एक का नाम है कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन पीपल, इसको जनरल आदमी बोलते हैं, सामान्य आदमी बोलते हैं। और एक होता है एरिस्टोक्रेसी। तो कॉमन पीपल, एरिस्टोक्रेसी, ये हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब है कि एक अमीर मिलेगा, एक मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या गरीब मिल सकता है। एक के पास काफ़ी धन संपदा है, काफ़ी ज़मीन जायदाद है, इसके पास बैंक बैलेंस है, इसके पास संपत्ति से संपन्न भंडार है। दूसरे के पास बहुत कमी महसूस करते हैं, वो कॉमन है। तो ब्रुसेल्स भी
अपवाद नहीं है, बेल्जियम भी अपवाद नहीं है, और जिन जिन देशों को आप गौर करें वहाँ भी अपवाद नहीं है, ठीक है ना। अमेरिका में आप देख सकते हैं, वहाँ काले लोग हैं और गोरे लोग हैं। काले लोग बहुसंख्या में है लेकिन गरीब है, गोरे लोग अल्पसंख्यक में है लेकिन बहुत अमीर है। और ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। हर देश में ऐसी भिन्नताएं पाई जाती है, होता है। तो फिलहाल ये दशा है, लेकिन बेल्जियम में कुछ अलग बात है, थोड़ा देखना क्या अलग बात है। बेल्जियम में देखिए कि फ्रेंच भाषी लोग जो है, राजधानी में इसकी पकड़ है, 80% है, बहुसंख्यक है, लेकिन पूरे बेल्जियम में कम है। और डच की बात करें तो पूरे बेल्जियम में ज़्यादा है लेकिन राजधानी में कम है। ये आप समझे कि कहीं ज़्यादा है ये तो कहीं ज़्यादा है ये, मतलब कहीं डच ज़्यादा है तो कहीं फ्रेंच ज़्यादा है, कहीं फ्रेंच कम है तो कहीं डच कम है। ये तो ऐसे हुआ ना कि मामला बराबर ही हो गया। अगर ऐसा होता कि डच भी रहता सबसे आगे पूरे देश में और राजधानी में सबसे आगे होता और फ्रेंच सबसे कम जनसंख्या में होता, फ्रेंच भाषी लोग, तो माना जाता कि कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वलिटी को दिखा रहा है कि अगर किसी भाषा भाषी लोगों की पकड़ पूरे देश में कम है तो राजधानी में ज़्यादा है, राजधानी में ज़्यादा है तो देश में कम है, ये भी दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे समस्या जन्मती है, इससे समस्या जन्म लेती है, समस्या का क्रिएशन होता है, क्रिएट होता है? हाँ जी होता है। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको हम चलिए इधर थोड़ा सा इधर ही लिखते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि जब पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि पूरे विश्व व्यवस्था में शिक्षा बढ़ रही थी, एजुकेशन बढ़ रहा था, ठीक है, शिक्षा बढ़ रही थी, तो डच भाषी जो लोग थे इनको शिक्षा की पहुंच हुई, ये शिक्षा की ओर गए, शिक्षा तक पकड़ इनको मिला। और जब ये शिक्षा को हासिल किए तो इन्होंने राजनीति को पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, राजनीति इसको पढ़ा। राजनीति को पढ़ने के बाद इन्हें पता चला कि अरे यार सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई कि राजधानी में तो फ्रेंच लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो समृद्ध क्षेत्र है, जो पूरे बेल्जियम का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ मूल बिंदु है पूरे देश का, वहाँ तो फ्रेंच भाषी लोगों की पकड़ है। और जब फ्रेंच भाषी लोगों की एजुकेशन मिला राजनीतिक विज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में, तो इन्होंने भी हल्ला मचा दिया, बोला कि अरे यार पूरे बेल्जियम में तो डच लोगों की बहुत ज़्यादा पकड़ है, पूरे भरपूर संसाधन का इस्तेमाल ये करे जा रहे हैं। देखिए डच जनसंख्या में ज़्यादा है, लेकिन मेन बिंदु आपको देखना होगा, मूल बिंदु देखना होगा कि पकड़ कहाँ किसकी है। तो फ्रेंच के लोग खुश थे क्योंकि जनसंख्या में इनका कम था भागीदारी और राजधानी में पकड़ थी, तो बहुत लाभकारी कदम उठाए थे इन्होंने, तो ये खुश थे। लेकिन डच के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि राजधानी में पकड़ थी नहीं। तो डच ने एजुकेशन प्राप्त किया और 1950 और 60 के आसपास इन्होंने खूब ताबड़तोड़ मचाया, खूब हल्ला मचाया, बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, इन्हें कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा, ठीक हालत में लाना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बताया ऐसे नहीं चलेगा। बात क्या होता है ना कि जहाँ अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक है, इन दोनों के बीच टकराव पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये टकराव क्या होता है देखिए, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? पूरे बेल्जियम की बात करें, पूरे बेल्जियम की बात करें तो अल्पसंख्यक कौन है? अगर हम कहें बिल्कुल अल्पसंख्यक है तो वो जर्मन होगा, लेकिन वो तो 1% है, वो खुश है।
क्यों खुश है? क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग भाषा या अलग रेशियल या अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो, वहाँ 1-2% आदमी तो खुश ही रहता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं वो खास करके कम्पिटिटिव लेवल तक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, यहाँ पारसी भी है, यहूदी भी है, यहाँ क्रिश्चियनिटी भी है ना, ईसाई कहते हैं, यहाँ जैन है, बुद्ध है। तो जैन धर्म के लोग जो है बहुत जनसंख्या कम है, बहुत कम है। लेकिन जनसंख्या कम है तो उन्हें असुविधा उतने नहीं हो रही है, उतने क्या, यहाँ जैन की असुविधा होती ही नहीं है। वो अपने मस्त जी रहे हैं, वो व्यापार में वो काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। वो तो फालतू की चक्कर में बजे हुए हैं ही नहीं कि कौन किसके भाषा है, कौन किसका जात है, कौन किसका समुदाय है, रेशियल है, उसको लंथपन से मतलब भी नहीं है। वो मज़े से अपना व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, कमा रहा है, अमीर बन रहा है। आज आप जैन गरीब नहीं देख पाइएगा, वो सारा अमीर है। क्यों है? क्योंकि वो फालतू की गतिविधि में लगता ही नहीं है, वो अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है वो देखता है। तो उसकी पूरी की पूरी ध्यान कहाँ पे है? अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नति करने में। तो वैसे ही जर्मन जो है 1%, छोटी सी मात्रा में, ये ठीक ठाक दशा में है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में लगा हुआ है। दिक्कत तो इन दोनों में आ जाती है। तो अगर देखें, जर्मन अल्पसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक के रास्ते पे ये मायने पे है नहीं। कौन है अल्पसंख्यक? फ्रेंच है। क्योंकि 59% डच है और फ्रेंच कितना है? 40% है। तो बहुसंख्यक, ये बहुत ज़्यादा संख्या में है, ये कम संख्या में है, ये अल्पसंख्यक हो गया। बहुसंख्यक का मतलब ज़्यादा संख्या वाला, और अल्पसंख्यक का मतलब कम संख्या वाला। कौन है? फ्रेंच है। ये तो पूरे बेल्जियम में है। अब यहाँ कौन अल्पसंख्यक है? यहाँ अल्पसंख्यक है डच। कौन है? डच। और बहुसंख्यक कौन है? फ्रेंच। तो जहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, टकराव पैदा होता है। और यही टकराव राजनीतिक अस्थिरता लाती है, राजनीति में जड़त्व लाता है, देश की प्रगति की जो वेग है उसको कम करता है, देश में बहुत तरह की अव्यवस्था फैलाने के संकेत देती है। क्योंकि बहुसंख्यक चाहेगा कि हम जितनी भी व्यवस्था हो उस व्यवस्था में हमारी पकड़ हो। चाहे संसद की मामला हो, इसमें बहुसंख्यक का चले दबदबा, बहुसंख्यक का राज चलेगा, है ना, क्योंकि बहुसंख्यक में है। इन लोगों का मानना है बहुसंख्यक में हम हैं तो मेरा ही चलेगा, संसद में मेरा चलेगा। अच्छा, कानून में मेरा चलेगा, है ना, एक्ट में मेरा ही चलेगा दबदबा, व्यापार में चलेगा, जमीन जायदाद में चलेगा, संपत्ति में चलेगा, संपदा में चलेगा। ऐसे इनका दबदबा चलेगा। ये तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसकी बात को सुनेंगे ही नहीं, अल्पसंख्यकों की बात को। जिसे संसद में इसकी बहुमत हो, ज़्यादा संख्या में लोग हों, तो ज़्यादा संख्या में लोग हों इसका मतलब कि कोई भी विधेयक पास होगा या नियम कानून बनेगा तो ज़्यादा लोग रहेंगे, वही लोग पास कर देंगे अपने हिसाब से, फिर तो वो सोचेंगे नहीं, दूसरों की परवाह ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। ये हाल है बेल्जियम की। हम बताएंगे कि इसका क्या दशा हुआ। फिलहाल इसको यहीं स्टॉप करते हैं। और एक कंट्री है, वहाँ पे आते हैं, उसका नाम है श्रीलंका। कंट्री का नाम क्या है? श्रीलंका। तो इसको मिटा देते हैं हम।
चलिए, एक है श्रीलंका। ये तो सबको ही जानते हैं कहाँ पे है ना। अगर हम इंडिया की मैप ऐसे बनाएं तो ठीक ये है श्रीलंका। ठीक है, क्या है श्रीलंका। आप जानते हैं कि पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है इंडिया का ही भूभाग। ये अलग कोई देश नहीं है। समझिए, बीच में पानी आ गया तो क्या करिएगा। मान लीजिए कि एक पत्थर है ये, और भीतर भीतर सटा हुआ है एक पत्थर। ये है पत्थर, ऐसा है, आप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये है श्रीलंका। एक समय इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं था, जल नहीं था, और अगर उस समय जीव जंतु रहे होंगे, लोग रहे होंगे, तो आराम से इसमें जा सकते हैं श्रीलंका, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन भूगर्भिक के प्रतिक्रिया हुआ, भूगोल में बहुत तरह के बदलाव हुए और पानी आ गए, ये समंदर बन गया। अब जब समंदर बन गया तो अब तैर के जाना पड़ रहा है या किसी भी तकनीक से जाना पड़ रहा है। अब लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि हम लोग भीतरी भाग को देख नहीं पा रहे हैं, ऊपर से ही देख पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया, लेकिन असल में ऐसा अलग नहीं हुआ। श्रीलंका भारतीय भूभाग का ही एक क्षेत्र है, भारतीय महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। हाँ, अगर जिस दिन पानी कम हो जाएगा समंदर में, उस दिन बहुत, वैसे भी यहाँ कम पानी है, जिस दिन पानी के लेयर कम हो जाएगा उस दिन दिखाई देगा साफ साफ कि ये दोनों जुड़ा हुआ है और हम लोग आराम से जा सकते हैं। इधर सागर रहेगा, ये सागर है, लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। ये है श्रीलंका। यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ है, क्योंकि तमिलनाडु से मतलब रखता है। श्रीलंका में तमिल से बहुत संबंध है, बहुत व्यवहार है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, श्रीलंका की हालत को समझना है। श्रीलंका की मैप को हम थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, क्योंकि मैप समझना बहुत जरूरी है। ये है श्रीलंका, ठीक। ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जितने हम रंगे इस एरिए में जो रंग दिए हैं, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? तमिल लोग रहते हैं। तमिल लोग क्यों रहते हैं? देखिए, जैसे हमने बताया कि भारत से पूरा संबंध तमिलों का है, ये तमिल है, ये श्रीलंका है। तो जब तमिल यहाँ आसपास है, श्रीलंका यहाँ आसपास है, तो आवागमन करेंगे ही, है ना। अब रामायण के युग से चली आ रही है आवागमन भारत का श्रीलंका का, तब तो यहाँ वहाँ तो होगा ही, जनसंख्या का आपस में विचरण तो होगा ही। तो हुआ। दूसरा में क्या हुआ कि औपनिवेशिक काल में जब यहाँ पे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, भारत को कॉलोनी बनाया था, उपनिवेश बनाया था, तो उस औपनिवेशिक काल में, उस टाइम में चाय के बागान में काम करवाने के लिए तमिलों को ले गया था, ठीक है। और वहाँ पे बंधुआ मजदूरी बना करके रख दिया गया था कि आप वहीं रहें, वहीं काम कराएं। तो बहुत से लोग यहाँ बसिंदा बन गए। उस समय तो उतनी सांप्रदायिक मुसीबतें थी नहीं, दिक्कत थी नहीं कि कौन किस भाषाई समुदाय के है, कौन क्या है। ये लोग ठीक ठाक दशा में रह रहा था, तो बहुतों ने वहाँ पे घर बना लिया था। इसलिए तमिल लोग यहाँ पे रह चुके हैं, तमिल लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे ही देखना कि श्रीलंका की हाल क्या है, इसकी दशा क्या है। देखिए, श्रीलंका में ये दशा है कि यहाँ पे 74% आबादी जो है वो सिंहली समुदाय से आता है, ठीक है। कौन समुदाय से? सिंहली समुदाय से आता है। इसकी भाषा अलग है। तमिल 18% जो है वो तमिल है, तमिल है, ठीक है। और
7% व्यक्ति जो हैं वो आते हैं ईसाई में। किस में आते हैं? ईसाई में आते हैं 7%। अच्छा, तमिलों के 2 हिस्से हैं। जस्ट कोई कॉल।